नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। आजकल प्रधानमंत्री जी की जो कहानी लिख रहा है वो उसको लात मार के प्रधानमंत्री जी को बाहर निकाल देना चाहिए। इतनी बेवकूफी भरी कहानी लिख रहा है कि चीन के राष्ट्रपति ने भारत के राष्ट्रपति को गोपनीय चिट्ठी लिखी, रिश्ते सुधारने के लिए चिट्ठी लिखी और प्रधानमंत्री जी को भी चिट्ठी के बारे में पता चल गया। और गोदी मीडिया को अब पता चला जब प्रधानमंत्री चीन जाने वाले उससे पहले वो गोपनीय चिट्ठी मीडिया को भी मिल गई। कोई भला ये भरोसा करेगा इस दौर में कोई चिट्ठी लिखता है? चीन का राष्ट्रपति चिट्ठी लिखेगा, हवाई जहाज में बैठ के आदमी डाकिया चिट्ठी लेकर आएगा और राष्ट्रपति के घर देने जाएगा। अब मेल का जमाना है। पता नहीं कौन कौन गधा बिठा रखा है मोदी जी ने जो इस तरह की स्क्रिप्ट लिखता है और अखबार और चैनल उसको फिर छापते हैं। और मोहन भागवत जी राहुल गांधी के तूफान से डर गए हैं। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि रिटायरमेंट वाली बात मैंने नहीं करी और मैं 80 साल में भी शाखा चला जाऊंगा। कह रहे 3 बच्चे पैदा, खुद बच्चे पैदा नहीं करे, मोदी जी ने करे नहीं, योगी जी ने शादी नहीं करी, संघ के प्रचारक करते नहीं और आप और बाकी लोग 3 बच्चे पैदा करो, अपने खाने के पैसे नहीं है, बच्चों के पैसे कौन देगा? मोदी जी देंगे या भागवत जी देंगे? इस पे अभय दुबे जी से पूछा मैंने और उन्होंने शानदार बातचीत करी। 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, सुनते हैं अभय जी ने क्या कहा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मैं इंडिया गठबंधन की ताकत कहूँ, राहुल गांधी की आंधी कहूँ कि मोहन भागवत को भी समझ आ गया कि ये जो तूफान आ रहा है ये शायद भारतीय जनता पार्टी को हिला देगा। ये वोट चोरी का जो मामला खुल गया है, गली गली, शहर शहर, गांव गांव में लोग वोट चोरी की बात करने लगे हैं। ये भाजपा को निपटाएगा तो संघ का तंबू भी उखाड़ देगा, क्योंकि राहुल गांधी शायद कांग्रेस के सबसे मुखर नेता हो गए हैं जो संघ पे इस तरह का हमला कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मोहन भागवत ने डर के मारे अपनी बात पलट दी कि भाई मैंने 75 साल के रिटायरमेंट की बात मैंने नहीं कही, मैं तो 80 साल की उम्र में भी शाखा लगा सकता हूँ। तो ये क्या आज संघ ने पलटी मार दी? मोहन भागवत ने इशारा किया कि भाई मोदी जी 80 साल तक चला सकते हैं, या कुछ और गणित है, कोई और राजनीति है? ये मोदी भागवत का डर है या मोदी को पक्ष में है, राजनीति है मोदी के खिलाफ है? इस पूरे थोड़े गणित को समझाइए। आप बहुत करीब से जानते हैं संघ के खेल को, थोड़ा देखिए, समझाइए। इसकी कई व्याख्याएं सामने आ रही हैं। एक दो व्याख्याओं की मैं चर्चा करूंगा यहाँ पे। एक व्याख्या ये है कि भागवत और मोदी के बीच में युद्ध विराम हो गया है और दोनों के बीच में एक कोई समझौता सा हो गया है, जिसमें शायद उन लोगों ने पीठ पीछे भाजपा का अध्यक्ष कौन हो वो नाम भी तय कर लिया है, उस पर भी सहमति हो गई है उसका। और इसीलिए मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा की और आज भागवत ने उसकी अनुक्रिया में, उसके रिस्पॉन्स में कह दिया कि ना मैं रिटायर होने वाला हूं, ना मैंने किसी से कहा है कि वो रिटायर हो जाए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं निर्णय लेता होता भाजपा के बारे में तो इतनी देर कैसे लगती है अध्यक्ष बनने में। इसका ये मतलब साफ निकाला जा सकता है कि भाई देर लगी, लेकिन अब ये निर्णय जो है ना हो गया है। एक तो ये बात है। दूसरी व्याख्या ये है कि दोनों के बीच में तनाव अभी जारी है, चूंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बहुत विकट हो गई, जिनकी तरफ आपने भी इशारा किया है। उधर ट्रंप ने टैरिफ ठोक दिए हैं, इधर राहुल गांधी ने जबरदस्त किस्म का तूफानी आंदोलन शुरू कर दिया है, बिहार का चुनाव सिर के ऊपर है, देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ने का खतरा बहुत जबरदस्त है। तो ऐसी स्थिति में मोहन भागवत प्रधानमंत्री के पद को गड़बड़ाना नहीं चाहते, क्योंकि उनके पास मोदी का कोई विकल्प भी नहीं है। मोदी को नापसंद करते हैं, लेकिन ये भी नहीं उनके पास बंदा तैयार बैठा हो कि मोदी को हटा के उसकी जगह बैठा देंगे। वो नहीं चाहते किसी और को बैठाएं, तो पता लगा सत्ता भी हाथ से निकल गई, ना खुदाई मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ये वाली हालत हो जाए। दूसरी व्याख्या ये है, मैं ये मानता हूं कि इन दोनों व्याख्याओं में सच्चाई का एक पुट है, एक एक पुट है दोनों व्याख्याओं में। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये जो तथाकथित सीज फायर हुआ है, ये मोदी ने भागवत के सामने हथियार डाल दिए और कह दिया है कि आप जिसको बता रहे हैं उसको मैं अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार हूं और सब ठीक है, हम आपका नैतिक, हम तो वैसे हैं ही, आप ही के अंदर से निकले हुए हैं, आप ही हमारे परम पूजनीय हैं, सरसंघ चालक हैं, तो सब ठीक ठाक हो जाएगा, बस आप मुझे बना रहने दीजिए, मुझे सत्ता से मत हटाइए। तो पहले जो
दोनों के बीच में एक अलिखित समझौता हुआ था, जिसमें था कि भाई मोदी जी को कुछ समय बाद अपना रिटायरमेंट पैकेज की तैयारी कर लेनी होगी, क्योंकि उनको जाना पड़ेगा, कोई दूसरा आदमी आएगा। अब लगता है कि जो नया समझौता हुआ है, जिसमें मोदी ने हथियार डाल दिए हैं और साथ में बदले में कंसेशन ये ले दिया है कि फिलहाल उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश नहीं की जाएगी। इसलिए 75 साल वाला मामला जो उनकी सत्ता से हटने का संकेत था, है तो, उसको मोहन भागवत ने वापस ले लिया। ये मोदी जी के लिए काफी राहत देने वाली बात होगी कि कहीं न कहीं युद्ध विराम की संभावना नजर आ रही है। क्या ये डर भी कोई इसमें स्थायी हो राहत सकता नहीं, है? देखिए ये भाजपा, मोदी और संघ के बीच में संबंध है, उनमें कभी भी कोई बात परमानेंट नहीं हो सकती। मतलब स्थायी रूप से वो संबंध, वो समस्या हल हो गई हो, ऐसा नहीं हो सकता, ना इधर ना उधर। वो ठंडा गर्म चलता रहेगा। मेरा मानना है कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उनकी भी उसके अंदर हमेशा निर्णय लेने में, रणनीति बनाने में, बदलने में प्रमुख भूमिका है। हमारे मित्र विजय त्रिवेदी, उन्होंने किताब लिखी है संघम शरणम गच्छामि। काफी मतलब वो संघ के साथ जुड़े रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी पे भी उन्होंने किताब लिखी है, लेकिन वो आलोचक भी बहुत हैं और काफी कड़ी और खड़ी आलोचना करते हैं वो। तो अभी अभी मेरे साथ चर्चा हो रही थी एबीपी चैनल के ऊपर, वो भी थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश भी उसके अंदर थे। तो विजय भाई ने साफ तौर पर कहा कि मोहन भागवत ने पहले जो कहा था, मोरोपंत पिंगले को जब शॉल उड़ा रहे थे 75 साल की, तब जो वक्तव्य दिया था उन्होंने, शायद जुलाई के महीने में वक्तव्य दिया था, ये पिछले महीने में, उस वक्तव्य को वो रीथिंक कर रहे हैं, उस पर दोबारा सोच रहे हैं, वापस नहीं ले रहे पूरी तरह, उसको दोबारा सोच रहे हैं। तो इस तरीके की ये इन सब बातों को हम लोगों को बिटवीन दी लाइंस पढ़ना पड़ेगा। बहुत एक तरफा किस्म के निर्णय निकालने से हम लोगों को बचना होगा, परहेज करनी चाहिए, बिटवीन दी लाइंस पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि संघ के लिए भी बहुत कुछ दांव पर लगा है, भाजपा के लिए भी बहुत कुछ दांव पर लगा है, मोदी के लिए भी बहुत कुछ दांव पर लगा है, और हमारे पूरे देश के लिए भी बहुत कुछ दांव पर लगा है। कोई जरा भी इसमें गलती करेगा तो उसको नुकसान होगा। ठीक बात, बिल्कुल सही बात है। बड़ा नाजुक विषय है। उधर मैं देख रहा था आज तक चैनल पे हेडलाइंस में चल रहा था कि मोदी जी के दौरे से, कूटनीतिक संबंध से अमेरिका परेशान हो गया। मैंने माथा ठोक लिया कि अब ऐसे दिन आ गए अमेरिका की, मोदी जी जापान चलेगा और अमेरिका परेशान हो गया। ये चैनल वालों को क्या समझ में नहीं आता कि देश के लोग पढ़े लिखे हैं? तुम्हारी बेवकूफी की बातों से कोई मानेगा नहीं। ट्रंप 40-42 बार कह चुके मैंने युद्ध रुकवाया, जो प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम ही ले पा रहे हो। उनके जापान चले जाने से ट्रंप परेशान हो जाएंगे। चीन में जा रहे हैं तो यहाँ के गोदी मीडिया कह रहा है ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। वैसी वाली बात हो गई जब किसान आंदोलन हुआ रहा, पहले भूमि अधिग्रहण बिल आया, मीडिया ने कहा ये मास्टर स्ट्रोक है। किसान आंदोलन वापस हो गया, भयंकर तरीके से विरोध हुआ, मोदी जी ने कहा मेरी तपस्या में कमी रह गई, मैं वापस लेता हूँ। गोदी मीडिया का ये मास्टर स्ट्रोक है वापस लेना। तो ये जो अमेरिका डर गया बकौल आज तक के, जरा इस दौरे में बताइए चीन जा क्यों रहे हैं? गलवान घाटी के शहीदों के दिल पे क्या गुजरा हो? जिस चैनल का आपने नाम लिया, जो उसके एंकर हैं, उन सबकी तो जिम्मेदारी है कि भाई मोदी जी की बल्ले बल्ले करते रहे। उनका तो काम ही है, ड्यूटी पे लगे हुए हैं वो लोग, अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, ड्यूटी पे हैं वो लोग। तो वो इसलिए उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वस्तुस्थिति क्या है? वस्तुस्थिति यह है कि ट्रंप ने बड़ी कुशलता के साथ में दुनिया में विभिन्न देशों को, जो उनसे सताए हुए देश हैं, उनको एक जगह जमा नहीं होने दिया। उन सबके बीच में एकता भी नहीं होने दी, और सबके साथ वो अलग अलग डील कर रहे हैं वो लोग अपने मन। ट्रंप अपने मन की डील कर रहे हैं, जापान के साथ अपने मन की डील कर रहे हैं, चीन के साथ अपने मन की डील कर रहे हैं, यूरोप के साथ अपने मन की डील कर रहे हैं, सबके साथ, मैक्सिको के साथ में, कनाडा के साथ में, सबसे अलग अलग जैसी डील वो चाहते हैं वैसी डील निकालने में वो कामयाब हो रहे हैं धीरे धीरे करके। ट्रंप की पूरी जो कूटनीति है, टैरिफ कूटनीति जो है, उसकी पूरी विशेषता ये है कि वो, अगर सब लोग एक हो जाते ट्रंप के खिलाफ, एक अंतरराष्ट्रीय मोर्चा बन जाता, तो सब लोग अमेरिका को बहुत बड़ी चुनौती दे देते। वो ट्रंप को उसने मिलने नहीं दी चुनौती।
ट्रंप ने अपने आप को चुनौती मिलने नहीं दी। उसने लोगों को इसीलिए ट्रंप कभी भी टैरिफ लगाते हैं, फिर वापस ले लेते हैं, आधा कर देते हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि मान लो किसी के उसने बहुत 200% टैरिफ लगा दिया, तो और बाद में पता लगा वापस ले लिया, तो उस आदमी, उस देश को उम्मीद हो जाती है कि भाई इन्होंने वापस ले लिया तो अब सब ठीक ठाक चलता रहेगा। तो वो जो एकता दूसरों से करने जा रहा था, उस एकता को स्थगित कर देता है उस प्रयासों को। ये कौन झगड़े में पड़े, अमेरिका से कौन लड़े। इस सही काम बात। में ट्रंप ने जो होशियारी दिखाई है, जो कुशलता दिखाई है, उसको लोग समझ नहीं रहे हैं अभी। मोदी जी तो उनके सामने बहुत ही छुटभइये नेता हैं। देखिए, मोदी जी और भारत की अर्थव्यवस्था की कोई खास औकात नहीं है ट्रंप के सामने। ट्रंप जानते हैं कि ये निर्यात के मामले में हमारे ऊपर निर्भर देश है। इसीलिए ट्रंप ने कहा था कि मैं इतना जोरदार टैरिफ लगाऊंगा कि दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा। अभी कल ही परसों ही कहा उसने, मतलब कि इतना टैरिफ लगाऊंगा कि दिमाग घूम जाएगा। क्योंकि ट्रंप जानते हैं कि हमारे टैरिफ लगाने से इनकी अर्थव्यवस्था की पूरी जो निर्यात से होने वाली आमदनी है, सांसत में पड़ जाएगी और इनके अर्थव्यवस्था में निवेश घट जाएगा, इनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, इनकी राजनीति का जुलूस निकल जाएगा। बेरोजगारी बढ़ने से पब्लिक नाराज हो जाएगी, नौजवान नाराज हो जाएंगे। तो ये स्थिति है। ट्रंप जानते हैं कि वो वहां बैठे बैठे भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह झिझोड़ सकते हैं और वहां बैठे बैठे मोदी जी को किस तरह झिझोड़ सकते हैं। वो जब चाहते हैं तो मोदी जी को झिझोड़ देते हैं, जब चाहते हैं तो अर्थव्यवस्था को झिझोड़ देते हैं। उनका नाम कोई नहीं कह सकता। पूरी मोदी जी के इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, स्थायी हिदायत है मोदी जी की कि पूरे सरकार में ट्रंप का नाम लेकर कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये इतना डर किस बात का, क्यों डर रहे हैं इतना? देखिए, अगर ट्रंप का नाम, उन्हें ये पता है कि अगर उन्होंने ट्रंप का नाम लेके बोल दिया और ट्रंप साहब अगर नाराज हो गए तो फिर इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि इनके पास दोस्त नहीं बचे हैं। इनके पास अंतरराष्ट्रीय मंच पे एलाइज नहीं है, ऐसे लोग नहीं है जिनके साथ जमकर खड़े हो सकें। या तो वो लोग हैं जो कि खुले घोषित दुश्मन है, या वो लोग हैं जो खुले घोषित दुश्मन नहीं है लेकिन भारत की तरफ से अनमने है। मोदी जैसे मान लीजिए पुतिन हो सकते थे, इनके खुले दोस्त हो सकते थे, लेकिन मोदी जी ने जो ज़ेलेंस्की के साथ में गले मिले और जबकि पुतिन का साथ देने की बजाय वो अब दिखाने लगे कि वो पुतिन और उनके बीच में संघर्ष विराम करा सकते हैं, हिंदुस्तान में खबरें चलाने लगे। मोदी मीडिया ले उड़ा उन खबरों को कि मोदी जी कराएंगे दोस्ती। उसके बाद यूक्रेन चले गए। आप सोचिए ना, ये आपको अभय जी एक मिनट रुकूंगा, आपको अभय जी एक मिनट रुकूंगा। आपको याद है पापा पापा बाहर रुकवा दी, वो एक बड़ा यूट्यूब मतलब बड़ा वायरल हुआ था कि पापा पापा बाहर रुकवा दी, पापा जी बीच में रूस यूक्रेन में युद्ध रुकवा के अपने भारतीयों को वापस ले आए। क्या क्या गोदी मीडिया ने क्या क्या दिखाया हमारे विश्व गुरु ये सब जो किया, इससे उनकी रूस के साथ संबंधों में एक ठंडापन आ गया, जबकि रूस के साथ भारत के बड़े गर्मजोशी भरे संबंध होते थे। तो उसकी वजह से ये जो आज स्थिति है ना, कोई भी इनके साथ नहीं है। या तो लोगों का मन थिन है इनके प्रति, गाली नहीं दे रहे हैं इनको, लेकिन मन जुड़े हुए भी नहीं है साथ में, या फिर पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन है। ये है ये विदेश नीति। अभय जी आपने इतने सालों से 15-20 सालों से बहुत बहुत सरकारें देखी है, बड़े करीब से भी देखी है। विदेश नीति का इतना फेल हो जाना, भारत सरकार के विदेश नीति की इतनी मजाक उड़वाना, क्या कभी आपने किसी भी सरकार में, सरकारें कमजोर भी रही हैं, मजबूत भी रही हैं, लेकिन किसी भी कमजोर सरकार में भी इतनी मजाक उड़ते हुए देखा था, या इतनी कमजोर विदेश नीति? भारत की आजादी के बाद जो सरकारें रही हैं, विदेश नीति दरअसल उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। उनका हमेशा विदेश नीति के मामले में माना जाता रहा है कि भारत विदेश नीति बहुत अच्छी चलाता है। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति के बारे में एक डॉक्ट्रिन थी, एक पूरी थीसिस थी, जिसके आधार पर वो सारी अमेरिका से कैसे संबंध रखने हैं, सोवियत संघ से कैसे संबंध रखने हैं, यूरोप से कैसे संबंध रखने हैं, किससे क्या करना है, सब उनका बहुत गुटनिरपेक्षता क्या है, पंचशील क्या है, ये सब इस तरह की चीजें हुआ करती थी। उसके बाद इंदिरा गांधी ने भी बड़ी होशियारी के साथ में रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए, क्यूबा के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाए, अमेरिका को उन्होंने अपने से दूर रखा। लेकिन अमेरिका के जो लोग खिलाफ खड़े हुए थे, उनके साथ चीन को बहुत अच्छे संबंध बनाए। तो उस वक्त जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो रूस, भारत
क्यूबा वगैरह का इन सब की जो धुरी बनी, इस धुरी ने भी अमेरिका को विवश किया कि वो माओ से तुम के साथ जाके संबंध अच्छे बनाए। तो किसिंगर को निक्सन ने भेजा वहां पे माओ से बातचीत करने के लिए, और इस तरह चीन के और अमेरिका के संबंध बेहतर बने उस जमाने में। उसकी वजह यही थी, जो भारत, सोवियत संघ और क्यूबा, अरब देश, फिलिस्तीन वगैरह, इन सब की जो एक धुरी बनी थी, उस धुरी की वजह से उनको ऐसा करना पड़ा था। तो भारत उस समय दुनिया में विदेश नीति के मोर्चे पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी, और वो दुनिया किस दिशा में जा रही है उसमें भारत का भी योगदान होता था। मोदी जी ने क्या किया कि जब वो प्रधानमंत्री बने, वो भी ऐसा कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है भाई। जिन विदेश मंत्रालय के जिन अफसरों ने, जिन IFS अफसरों ने कांग्रेस की विदेश नीति चलाई थी, वही मोदी जी की विदेश नीति चलाते। वो लोग कोई भाजपा के और कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ी ना होते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। वो तो वो अफसर होते हैं, उनकी भी चलाते। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। अबे जी, एक और सेंसिटिव मुद्दे पे बात करना चाहूंगा आपको। सलमान खान की पिक्चर, अबे जी मैं, इन्होंने सुषमा स्वराज को विदेश मंत्री बनाया, और वो नॉन फंक्शनल विदेश मंत्री थी। उनको मोदी कहीं ले नहीं जाते थे, वो नेपाल तक की मार थी उनकी, सुषमा स्वराज की। नेपाल तक की विदेश मंत्री थी वो, है। तो वो खुद विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने काम करना शुरू किया, और बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि मोदी जी का छवि निर्माण, मोदी जी का छवि प्रवर्धन ही विदेश मंत्रालय का एकमात्र काम है। इसके बाद सारी विदेश नीति जो थीसिस थी, जो पुराना इतिहास था, वो सब उठा के ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, और मोदी जी की बल्ले बल्ले सब जगह होने लगी। पप्पी झप्पी वाली, इसको कहते नहीं है राहुल गांधी, ये पप्पी झप्पी वाली विदेश नीति थी। तो ये मोदी जी लगातार पप्पी झप्पी, इसमें कैमरा और जोड़ देता हूं मैं, पप्पी झप्पी और कैमरे वाली विदेश नीति थी। तो उसका ये परिणाम तो निकलना ही था। जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि एक सलमान खान की पिक्चर आई थी, चूंकि आप भी पिक्चरों की बड़ा इतिहास रखते हैं, जानकारी रखते हैं। गाना था कबूतर जा जा जा, तेरे प्यार का पहला संदेशा ले जा। तो एक जमाने में प्रेमी प्रेमिका या एक कई लोग कबूतर से खत भेजा करते थे, तो उसी पिक्चर का चित्रण था। अब वो चिट्ठियां बड़ी अच्छी आती थी। हमारी भी एक आध दोस्त ने, महिला दोस्त ने कभी चिट्ठी लिखी थी, तो हम दो दो तीन दिन वाकई में खोलते नहीं थे कि इस चिट्ठी से भाई की भी चिट्ठी है, दोस्त की भी चिट्ठी है, तो लगता था खुशबू आ रही है चिट्ठी से। लेकिन अब तो शायद चिट्ठी आपके घर भी आए हुए, मैगजीन वैगजीन आ रही हो, लेकिन खत आए हुए तो साल हो गए हैं, अब तो मेल आता है। लेकिन प्रधानमंत्री का जब दौरे होते हैं, वो दौरे से पहले कुछ ना कुछ बड़ी खबर प्रायोजित की जाती है। आज के अखबार देख रहा था कि चीन जिस समय ये टैरिफ वार चल रही थी, उससे पहले चीन ने कदम बढ़ाए। चीन ने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी, भारत के राष्ट्रपति, गोपनीय चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी आई होगी, वो डाक पोस्टमैन वहां से लेके चला होगा, चीन से जहाज से आया होगा, फिर लिफाफे में आया होगा, फिर उसने मोहर लगाई होगी पोस्ट मार्फत की, फिर वो गोपनीय चिट्ठी देने गया होगा राष्ट्रपति जी को, फिर वो गोपनीय जानकारी प्रधानमंत्री जी को भी पहुंच गई, गोपनीय चिट्ठी। और जब प्रधानमंत्री चीन जाने वाले तो गोपनीय चिट्ठी वो अखबारों को भी मिल गई। शुद्ध बेवकूफी का जो प्लांट है, मतलब गधे से गधा स्क्रिप्ट राइटर होगा ना, वो भी ऐसी बेवकूफी की स्क्रिप्ट नहीं लिखेगा। और जो गोदी मीडिया है और जो अखबार हैं, वो भी इसे मतलब बहुत गंदा शब्द छुपेगा, मतलब हमारे लिए बड़ा शब्द बोलता है, कुछ लोग कहेंगे अश्लील शब्द मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बड़ा कॉमन शब्द है पूर्वांचल में और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इससे बेवकूफी भरी कहानी नहीं हो सकती, वो कहानी छप रही है। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, चीन के राष्ट्रपति अगर भारत के राष्ट्रपति को एक गोपनीय चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी लिखेंगे, पहले तो ये चिट्ठी लिखेंगे, कोई ना मेल करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, कोई बात नहीं। हम अगर उनकी कहानी पर विश्वास भी कर लें, हम उसी की व्याख्या कर रहे हैं। अगर वो गोपनीय चिट्ठी लिखते हैं तो साथ में क्या ये भी लिखेंगे इस चिट्ठी को इतने दिनों बाद इसकी गोपनीयता भंग कर दी जाए? हाँ, सही बात, सही बात। मतलब गोपनीयता, या तो कहेंगे भाई चीन का राष्ट्रपति चिट्ठी लिखेगा तो भारत सरकार उसको खोलेगा, भारत सरकार उसकी गोपनीयता क्यों भंग करेगी? ठीक बात, बिल्कुल सही बात। वही दौरे से पहले या पहले ही कह दिया था कि इस चिट्ठी को इस वक्त खोल देना, इस तारीख को खोल देना, जब मोदी जी हमारे आने वाले हो उससे पहले इसको खोल देना। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जिसे कहते हैं नहीं कि खबर प्लांट करने का जो तरीका होता है, उसका सबसे घटिया उदाहरण है। इसमें यहां फिर वही बात आती है कि मोदी जी की किस तरह बल्ले बल्ले करनी है।
अब इस पूरी प्रक्रिया में जब ये चीन के साथ आर्थिक संबंध बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने बहुत ज्यादा इनको थपड़िया दिया है, तो बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पूरी प्रक्रिया में चीन के साथ जो सीमा विवाद है उसको पूरी तरीके से इन लोगों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हाँ, कोई जिक्र नहीं होगा। कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि चीन के साथ अच्छे संबंध बनाते बनाते एक दिन पता चला कि आधा लद्दाख चीन खा गया। तो हमारे यहाँ तो बोल भी नहीं पाएगा कोई, हम तो कह भी नहीं पाएंगे कोई। हाँ, आधा लद्दाख चीन खा गया, क्योंकि कोई जज साहब नाराज हो जाएंगे कि कैसे और चीन जहां तक पहुंच जाता है फिर वहां से पीछे नहीं हटता है। हाँ, मैंने तो वो हिस्सा देखा है, गलवान घाटी के पास तक गया हूँ, मैंने वो हिस्सा देखा है। और मैंने उस सेना के बहादुर, नाम लेना ठीक नहीं है, बहादुर अफसर से मुलाकात की है जो गलवान घाटी के वाले हमले वाले दिन बड़े पहले 3 अफसर रैंक में था, मौजूद था। उसने मुझे बताया, दिल दहलाने वाला संस्मरण था। लेकिन इस बीच में एक और बयान बढ़िया था आ गया। मोहन भागवत जी ने कहा है कि 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। अब ये संघ के प्रचारक खुद तो अपने बच्चे पैदा करते नहीं है, एक का पालना मुश्किल हो रहा है। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जिनकी शादी के बाद उन्होंने तय कर लिया कि बच्चा पैदा नहीं करना। वो कह रहे हैं कि अपनी गृहस्थी चल नहीं रही है, इसमें आएंगे बच्चों की जिंदगी कैसे चलाएंगे। तो अब ये 3 वाला फार्मूला संघ के प्रचारक जो खुद नहीं करेंगे ना काम, वो दूर दूर कह देंगे तुम बच्चे पैदा करो। ना मोदी जी ने बच्चे पैदा किए, ना योगी जी तो शादी नहीं करी, मोहन भागवत का भी शादी मेरे ख्याल से नहीं करी, संघ के प्रचारक करते भी नहीं है। तो फिर ये जब ये बच्चा कौन पैदा करेगा, और फिर बच्चे की परवरिश कौन करेगा? मतलब मोदी जी पैसा देंगे परवरिश का या भागवत जी देंगे? हम लोगों के पास तो बचेंगे नहीं पैसे लोगों के पास में। ये लोग क्या क्या बातें करते हैं। मोहन भागवत तो खैर सबके परम पूजनीय है, तो जैसी परम पूजनीय बातें करते हैं वैसी वो बातें करते हैं जो परम पूजनीय। अब आप एक एक करके मैं बताता हूँ। एक सेकंड अबे जी, उसी चैनल पे आज तक पे 1 घंटे का शो चला है 3 बच्चे पैदा करने में मोहन भागवत की फिलॉसफी। जी, अच्छा, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्री मोहन यादव। जन्माष्टमी के दिन उन्होंने ये कैंपेन चलाई कि श्री कृष्ण माखन चोर नहीं थे, माखन चोर तो उन्हें मुगलों ने बनाया था। यानी पूरी सूरदास की कविता वगैरह सबको उन्होंने जो है ना मुगलों की दास घोषित कर दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में ऊना में वो बोले ठाकुर साहब, अनुराग ठाकुर, वो बोले कि पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे। सही बात है। भाजपा के पूर्व सांसद हैं, हाँ, कंगना रनौत जी सांसद है, मौजूदा सांसद, वो कह रही है आजादी 2014 में मिली। परेश रावल साहब कह रहे हैं कि मैं मूत्र पीता हूँ अपना। भारत के पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, ये भी कंगना रनौत ने कहा। ये सांसद हमारे देश के। अब आज के जमाने में अब आप देखिए, भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मेरे लिए स्वदेशी का मतलब ये है कि चाहे डॉलर आए, चाहे पाउंड आए, चाहे करेंसी काली हो चाहे पीली हो, है आनी चाहिए पूंजी, भारतवासियों का तो पसीना होना चाहिए केवल। वो स्वदेशी का ये मतलब निकाल रहा है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि कोका कोला मत पियो, शिकंजी पियो, पिज्जा मत खाओ, घर का बना हुआ खाना खाओ। अच्छा, अब आप देखिए, मेरा तो मानना है कि मोहन भागवत जो बातें कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जो बातें कर रहे हैं, दोनों ही बातों पे हिंदुस्तान के लोग हंस रहे हैं। ये लोग इस योग्य नहीं है कि इससे गंभीर चर्चा की जाए बैठ के। बात तो सही कह रहे हैं। लोग, आप सोचो ना किस तरह के लोग हैं ये किस तरह के लोग हैं, कैसी बातें करते हैं, किस प्रकार का पूरा डिस्कोर्स चलाते हैं। ये सब हास्यास्पद किस्म के लोग हैं, कम दिमाग के। इनके हाथ में किसी सत्ता मिल गई है इनको। बस वही काम चल रहा है। सत्ता इनके हाथ में अभी तक बनी हुई है, तो जो मन में आता उल्टा सीधा बोलते हैं। अब ये मोहन यादव को कौन जानता था? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई जानता था मोहन यादव को? अब वो सत्ता में आ गए तो वो कह रहे हैं कि वो तो उन्होंने किया था, मुगलों ने किया था। कुछ भी कहते हैं। आखिरी बात बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कि प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहा गया एक व्यक्ति के द्वारा, नहीं कहना चाहिए, खराब बात है। और किसी भी नेता की माँ, बहन, पत्नी के बारे में नहीं कहना चाहिए। इसके लिए इसके अपवाद स्वरूप प्रधानमंत्री इस दायरे में नहीं आते।
वो किसी की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह सकते हैं, वो विदेशी बछड़ा कह सकते हैं, वो इस तरह की अश्लील अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी, मुझे उस पे कुछ कहना नहीं है। फिर उसके बाद में कांग्रेस के लोग भाजपा के लोग कांग्रेस के दफ्तर में चले गए, मारपीट हो गई। बिहार का जो परिदृश्य बदल रहा है वोट चोरी का, वो अब पूरा चैनल दिन भर प्रधानमंत्री का अपमान। एक टैक्सी चालक ने कह दिया, अशोक ने बयान कह दिया, उस पे हल्ला, और प्रधानमंत्री ने जो इतनी बातें करी लोगों के चरित्र पे, महिलाओं के चरित्र पे, उस पे कोई देखिए, चर्चा नहीं। एनडीए के अंदर हलचल है, एनडीए के अंदर बहुत बेचैनी है और एनडीए के तमाम नेता इस बात को लेकर मनी-मन बहुत नाराज भी हैं कि एसआईआर क्यों करवाई जा रही है। निजी तौर पे आप उनसे बातचीत करो तो वो कहते हैं बेकार में ये ले आए एसआईआर, हम लोगों के लिए दिक्कत पहुंचा दी, हमने चुनाव जीतने की जुगाड़ कर रखी थी। अब इसकी वजह से क्या है कि महागठबंधन के दोनों हाथों में लड्डू हो गए। अगर वो चुनाव जीत गए तो जीत ही गए, और मान लो किसी वजह से चुनाव नहीं जीत पाए तो लोग कहेंगे कि ये एनडीए जो है वो एसआईआर की वजह से चुनाव जीता। हाँ, सही बात है, सही बात हाँ, है। मतलब उनकी जीत भी खट्टी हो जाएगी। तो ये सही बात इनकी हालत हो गई है। उन लोगों में बहुत बेचैनी है। 2 बातों से बिहार में उन लोगों में बहुत बेचैनी है। एक तो ये एसआईआर के खिलाफ जो वोट चोरी वाला अभियान चल रहा है, इसको जो है। ट्रैक्शन मिल रहा है, पब्लिक जो मिल रही है, उसकी वजह से उनमें बड़ी बेचैनी है। समझ नहीं पा रहे हैं, ये राजनीतिक आफत क्यों मोल ली गई? ऐसा क्या गजब हो गई? क्या ज़रूरत थी ये करने की? दूसरी बात, प्रशांत किशोर की वजह से भी दिक्कत है। पहले वो सोचते थे कि प्रशांत किशोर जो है वो एंटी इनकम्बेंसी की वोट काटेंगे। लेकिन अब तो ये नजर में आ रहा है कि प्रशांत किशोर की तरफ सबसे ज्यादा जो लोग आकृष्ट हो रहे हैं वो ऊंची जातियों के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का जेबी वोट था। हाँ, तो उनको लगता है कि जो भी इन्हें वोट मिलेंगे, जितने भी मिले, कुछ पता नहीं कितने मिले, जितने भी वोट मिलेंगे वो होंगे भाजपा के खाते से जाएंगे। सही बात है, तो वो अलग हाँ, मुसीबत है। बड़े बहुत इस बार एनडीए जो है बहुत ही परेशानी में है, दिमाग घूम रहा है उसका। ट्रंप ने हमला करके जो है ना, ट्रंप ने टैरिफ मार के मोदी जी का दिमाग घुमा दिया। और इधर बहुत राहुल गांधी ने ये वोट चोर वाली यात्रा निकाल के जो है एनडीए का बिहार में दिमाग घुमा दिया है। और अभी मोहन प्रकाश जी मेरे साथ थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अपने आदमी को भेज के अपने आप को और अपनी माँ को गाली दिलवाई गई है। माँ को गाली दिलवाई, साफ कहा उन्होंने, ऊंची आवाज में कहा कि अपने आदमी को भेज के, एक बंदे को भेज के अपने को और अपनी माँ को गाली दिलवाई गई ताकि एक थोड़ा सा स्पिन दिया जा सके और वो ये वोटर अधिकार यात्रा को पटरी से उतारने की कोशिश की जा सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी सारी बातचीत की जानकारी दी। थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी और आप सहमत होंगे कि बहुत तीखे तीखे वाले तर्क उन्होंने दिए। आपका क्या सोचना है बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।